क्लिनिकल फीचर्स, साइन एंड सिम्टम्स। सबसे पहले हम लोग सिम्टम्स की बात करते हैं, उसमें भी जनरल सिम्टम्स। कहीं पे भी बॉडी में अगर ट्यूबरक्लोसिस एज अ डिसीज है तो क्या क्या सिम्टम हमें मिलेंगे। हम लोग अभी किसी स्पेसिफिक ऑर्गन इन्वॉल्वमेंट की बात नहीं कर रहे हैं, इन जनरल बात कर रहे हैं। तो जनरल सिम्टम में जो हम लोगों ने सबसे पहली चीज देखी थी वो ये था कि फीवर विद इवनिंग राइज ऑफ टेम्परेचर। लिख लीजिए, फीवर विद नाइट स्वेट्स विद इवनिंग राइज, ये कैरेक्टरिस्टिक वर्ड होता है, विद इवनिंग राइज। क्यों इवनिंग राइज होता है? क्योंकि हम लोगों ने कॉर्टिसोल के लेवल से इसको कोरिलेट करके कल देख लिया था। सेकेंड चीज ये होता है कि यहाँ पे आपको वेट लॉस मिल सकता है और एपेटाइट लॉस मिल सकता है। तो लिख लेते हैं लॉस ऑफ वेट। देखिए, जहां तक लॉस ऑफ वेट की बात है, ऐसा नहीं कि किसी का 1 kg कम हो गया तो आप उसे लॉस ऑफ वेट कह दीजिए। लॉस ऑफ वेट का क्राइटेरिया होता है कि more than 10% weight loss in past 6 months। तो हम इसको कहते हैं सिग्निफिकेंट वेट लॉस है। इसी टाइप से आप कह सकते हैं अगर 1 मंथ तक आपने इवेलुएट किया है, more than 5% weight loss in 1 month, इसको हम लोग कहते हैं सिग्निफिकेंट वेट लॉस, नोन एज सिग्निफिकेंट वेट लॉस। इतना है तो हम लोग मान के चलेंगे कि ट्यूबरक्लोसिस या कोई ना कोई पैथोलॉजिकल कंडीशन हो सकती है। पहला हम लोगों ने देख लिया फीवर विद नाइट स्वेट्स विद इवनिंग राइज ऑफ टेम्परेचर। दूसरा हम लोगों ने देख लिया लॉस ऑफ वेट और लॉस ऑफ सिग्निफिकेंट लॉस ऑफ वेट, जिसमें 10% से ज्यादा अगर आपको बेसलाइन पता है तो इन पास्ट 6 मंथ्स या 5% से ज्यादा 1 मंथ के अंदर। इसके अलावा हम लोग लिख लेते हैं लॉस ऑफ एपेटाइट, लॉस ऑफ एपेटाइट, उसको भूख कम लगेगी। इसके अलावा हम लोग लिख लेते हैं टायर्डनेस, मतलब जल्दी थक जाएंगे साहब, टायर्डनेस। इसी को हम लोग मेडिकल टर्म में मलेज भी बोल सकते हैं। और इसके अलावा मेंटल सिम्टम्स में जैसे इरिटेबल होगा पेशेंट, उसका लैक ऑफ इंटरेस्ट होगा प्लेफुल एक्टिविटीज में या सोशलाइजेशन में, या इवन हेडेक या सीजर्स भी आ सकते हैं। लिख लीजिए 5 मेंटल सिम्टम्स। इसमें कुछ एक एक लाइन में ऐसे लिख लेते हैं कि इरिटेबल हो सकता है, इरिटेबिलिटी, हेडेक, नो इंटरेस्ट इन प्लेफुल एक्टिविटीज, एक्सेट्रा। तो ये आपके मेंटल सिम्टम्स हो गए। इसके अलावा फीमेल्स में जनरली देखा गया है कि एमिनोरिया हो, थोड़े दिन तक मेंसेस रुक जाते हैं उनके। लिख लीजिए एमिनोरिया। तो इतने सारे आपके जनरल सिम्टम्स हैं। मेरा कहने का मतलब है पल्मोनरी टीबी है तो भी ये सारे सिम्टम्स मिल सकते हैं, मेनिंजाइटिस है मतलब ब्रेन टीबी है तो भी ये सारे सिम्टम्स मिल सकते हैं। इसके अलावा एब्डोमिनल टीबी है तो भी, मतलब अगर टीबी का बैक्टीरिया बॉडी के अंदर इन्फेक्शन कराया है तब तक तो ठीक है, लेकिन जो वो डिसीज के फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो चुका है तब इतने सारे आपको सिम्टम्स मिलेंगे। एक बार फिर से देख लेते हैं, क्योंकि टीबी एक बहुत ही कॉमन डिसीज है। पहली कंडीशन में हम लोगों ने देखा फीवर विद नाइट स्वेट्स विद इवनिंग राइज। सेकंड हम लोगों ने देख लिया वेट लॉस। कब सिग्निफिकेंट वेट लॉस होता है ये भी हम लोगों ने देख लिया कि 6 मंथ्स में 10% से ज्यादा कम हो जाए। जैसे अगर कोई 100 kg का है तो 90 से कम हो जाए। 1 मंथ में अगर आपने उस पेशेंट को इवेलुएट किया है तो 5% से कम वेट हो जाए, तो आप कहते हो दिस इज सिग्निफिकेंट वेट लॉस। इसके अलावा पेशेंट को कि एपेटाइट कम हो जाएगी, किसी भी क्रॉनिक डिसीज में हो सकता है ऐसा। टायर्डनेस या मलीज, उसको बिना किसी एफर्ट के, बिना किसी काम किए ही वो कंप्लेन करेगा कि उसके थकान महसूस हो रही है।
इसके अलावा मेंटल सिम्टम्स की बात किया जाए तो इरिटेबल हो सकता है, इंटरेस्टेड नहीं रहेगा किसी एक्टिविटी में, हेडेक हो सकता है। इसके अलावा एमेनोरिया, अगर वो रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप की फीमेल है। तो ये आपके जनरल सिम्टम्स हो गए जो कि हम लोगों ने बहुत सिंपली पढ़ लिया है। इसके अलावा अगर पल्मोनरी टीबी होगा तो यहाँ पे रेस्पिरेटरी सिम्टम्स भी होंगे। तो क्योंकि हम लोग रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ रहे हैं तो बेटर है कि अब हम लोग पल्मोनरी टीबी पढ़ें और उसमें रेस्पिरेटरी सिम्टम्स और साइंस की बात करें। लिख लेते हैं पल्मोनरी टीबी। पल्मोनरी या लंग ट्यूबरकुलोसिस। अब अगर यहाँ क्लिनिकल फीचर या साइन एंड सिम्टम की बात किया जाए तो उसका डिस्कशन कर लेते हैं। फिर उसके बाद प्राइमरी कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, फिर देखते हैं किस तरीके से लंग में टीबी कितने टाइप से हो सकती है ना। तो यहाँ पे देख लेते हैं क्लिनिकल फीचर्स। जैसे मान लीजिए किसी को मेनिंजाइटिस हो गया तो अलग क्लिनिकल फीचर्स आएंगे, लेकिन जनरल फीचर सब में सेम आएंगे। यहाँ पे पल्मोनरी टीबी पढ़ रहे हैं तो लंग के इन्वॉल्वमेंट की वजह से जो सिम्टम आएगा आप लोग वैसे भी सोच सकते हो। जहां तक फीवर वगैरह की बात थी वो हम लोग जनरल सिम्टम में पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहला लिखते हैं कफ विद स्प्यूटम। ठीक है, मतलब बलगम के साथ खांसी आएगी। और ये कहा जाता है कि अगर किसी को 3 हफ्ते से ज्यादा खांसी आ रही है, आपने एंटीबायोटिक्स भी दिया, कोई रिलीफ नहीं हुआ, तो इसका मतलब ये टीबी की तरफ ज्यादा इंक्लाइंड है। एंटीबायोटिक से ठीक नहीं होगा, एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स है ना, या एटीटी से ठीक होगा। तो लिख लेते हैं कफ इज मेन कंसिस्टेंट सिम्टम। सबसे पहला हम लोग लिख लेते हैं कफ इज द मोस्ट कंसिस्टेंट सिम्टम। अगर किसी पेशेंट को 3 हफ्ते से ज्यादा कफ है, ठीक है, और वो इम्प्रूव नहीं कर रहा है अपने आप से भी या एंटीबायोटिक लेने के बाद भी, तो हमें इसको टीबी के लिए इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। लिख लेते हैं एनी पेशेंट हु हैज हैड कफ फॉर मोर देन 3 weeks should be investigated for pulmonary tuberculosis। should be, आगे देखेंगे हम लोग कैसे इन्वेस्टिगेट करेंगे। should be investigated for pulmonary tuberculosis। बहुत ही सिंपल है। यहाँ पे स्प्यूटम आएगा, वो पुरुलेंट हो सकता है, वो म्यूकोइड हो सकता है, जैसे म्यूकस सिक्रीटिंग ग्लैंड से आ सकता है, या पस लाइक हो सकता है पुरुलेंट, या ब्लड स्टेन्ड हो सकता है। लगभग यही सारी चीजें हम लोग ब्रोंकिएक्टेसिस में भी पढ़े थे, है ना। यहाँ पे ब्लड स्टेन्ड होने का चांस कम है, म्यूकोइड और पुरुलेंट होने का चांस ज्यादा है। लेकिन हिमोप्टिसिस जो फीचर था ब्रोंकिएक्टेसिस में, जितना कफ आने का चांस था उतना ब्लड आने का भी चांस था। यहाँ पे ब्लड स्टेन्ड तब आएगा जब अंदर कोई कैविटी बन गई होगी। आगे जो कैविटी बनेगी वहां से ब्लड स्टेन्ड स्प्यूटम क्यों आएगा ये भी हम लोग देख लेते हैं। सेकंड लिखिए स्प्यूटम। स्प्यूटम आपका होगा म्यूकोइड, पुरुलेंट या ब्लड स्टेन्ड। म्यूकोइड मतलब चिपचिपा सा, म्यूकोइड, पुरुलेंट मतलब पस लाइक येलो, या आपका किस टाइप से हो सकता है ब्लड स्टेन्ड, मतलब हिमोप्टिसिस भी हो सकती है, ब्लड स्टेन्ड टू फ्रैंक हिमोप्टिसिस भी हो सकती है, फ्रैंक हिमोप्टिसिस। हिमोप्टिसिस हम लोगों ने देखा था कफ में अगर ब्लड आए तो हिमोप्टिसिस कहते हैं, और अगर वोमिटस में ब्लड आए तो हम लोग हेमेटेम्सिस कहते हैं। ये चीज हम लोगों ने पिछले टर्म पे देख ली थी। अब यहाँ पे समझने की बात ये है कि कभी कभी आपको पता है कि टीबी होता है तो कैविटेटरी लीजन्स बन जाते हैं। हम लोगों ने ब्रोंकिएक्टेसिस में भी देखा था, अगर अपर लोब में ट्यूबरकुलोसिस होती है तो उससे भी ब्लीडिंग के चांसेस इन फॉर्म ऑफ हिमोप्टिसिस होता है। कफ कम आता है उस केस में हम लोग ब्रोंकिएक्टेसिस सिक्का या ट्राई ब्रोंकिएक्टेसिस की बात करते थे। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा ब्लड वाले फोकस,
चलिए ठीक है, जब तक एल्वेलाई में है तब तक हो सकता है थोड़ी सी कम दिक्कत हो। ये मान लो यहाँ से रप्चर हो गया और डिस्चार्ज हो गया, रप्चर एंड डिस्चार्जेस इट्स कंटेंट्स। तो ये सारे कंटेंट आपके कहाँ पे आ गए, ब्रोंकस या ब्रोंक्यूल में आ गए। ठीक है, ये ब्रोंकस या ब्रोंक्यूल में आ गए। ये यहाँ पे भी कैविटी बना सकते हैं, ये सारे कंटेंट यहाँ आ गए। ओवर पीरियड ऑफ टाइम क्या होगा कि ये जो आपका ब्रोंकस है इसके अंदर एक कैविटी बन सकती है कुछ इस टाइप से, और पीछे एल्विलाई है ही। तो ये जो आपकी कैविटी बन गई है इसकी एक लाइनिंग बन जाती है फाइब्रस टिश्यू की, और एक कैविटी जैसा लीजन बन जाता है, कैविटी। अब ये ग्रेनुलोमा नहीं है, इस कैविटी में बैक्टीरिया को एनफ ऑक्सीजन मिलेगा फ्लरिश करने के लिए। लिख लीजिए, हैप्पी ब्रीडिंग ग्राउंड फॉर बैक्टीरिया, हैप्पी ब्रीडिंग ग्राउंड फॉर बैक्टीरिया। यहाँ पे बैक्टीरिया बहुत तेजी से डिवाइड और मल्टीप्लाई करेगा और बहुत डिस्ट्रक्शन करेगा लोकल टिश्यूज का। हैप्पी ब्रीडिंग ग्राउंड फॉर टीबी बैक्टीरिया। अब यहाँ पे इतना डैमेज होगा कि जो यहाँ पे आपकी ब्लड वेसल्स हैं, जो भी यहाँ पे ब्लड वेसल्स होंगी, मान लीजिए यहाँ पे ब्लड वेसल्स भी होंगी, ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल्स में कुछ ऐसा होगा कि ये ब्लड वेसल्स को अगर हम लोग बाहर निकालें, मान लीजिए ये ब्लड वेसल है कोई, तो इसमें थोड़ा सा एन्यूरिज्म हो जाता है, मतलब ये बीच में वॉल्स वीक हो जाएंगी और इस टाइप से एन्यूरिज्म थोड़ा सा डायलेट कर जाएगी क्योंकि प्रेशर को सस्टेन नहीं कर पाएगी। तो इसको हम लोग कहते हैं एन्यूरिज्म हो गया, ये आपकी ब्लड वेसल है। तो धीरे धीरे ये आपका एन्यूरिज्म बैलून की तरह रप्चर हो सकता है, में रप्चर। और आपको पता है जब भी कोई वेसल रप्चर होगी तो उसकी वजह से ब्लीड हो सकता है, और यहाँ पे कफ आउट कर सकता है पेशेंट इस ब्लड को, तो आप कहते हो हिमोप्टिसिस हो सकती है, लीड्स टू मैसिव हिमोप्टिसिस। ये मैकेनिज्म होता है जहां पे भी कैविटी बनती है। कैविटी इसीलिए बनेगी कि भाई वहां लोकल टिश्यू का डिस्ट्रक्शन हो रहा है, लोकल टिश्यू में ही ब्लड वेसल फंस जाएगी तो ब्लड वेसल का भी पूरा डिस्ट्रक्शन हो सकता है, या ब्लड वेसल वीक हो सकती है। जब वीक ब्लड वेसल होगी तो कभी ना कभी डायलेट करेगी, और डायलेट करेगी तो रप्चर कर जाएगी। तो एन्यूरिज्म का मतलब होता है लोकलाइज्ड डायलिटेशन ऑफ ब्लड वेसल, या कोई भी और ऑर्गन के पार्ट, हॉलो स्ट्रक्चर की बात किया जाए, ये आगे चल के रप्चर कर सकता है क्योंकि ब्लड वेसल रप्चर कर रही है तो ब्लीडिंग होगा। इस ब्लीड को हम कफ आउट कर सकते हैं, थीमोप्टिसिस होगा। तो अगर किसी को के साथ ब्लड आ रहा है तो उसकी 3 DD होती है, मतलब 3 डिफरेंशियल डायग्नोसिस होते हैं। एक चीज तो ये है कि उसको ट्रॉमा हो, ठीक है। दूसरी चीज ये है ब्रोंकिएक्टेसिस हो सकता है, या उसको टीबी हो सकता है। तीसरी चीज ये है कि उसको लंग कैंसर हो जाता है, हो सकता है। देख लेते हैं डिफरेंशियल डायग्नोसिस ऑफ डीडी ऑफ ब्लड इन स्प्यूटम, मतलब डिफरेंशियल डायग्नोसिस ऑफ हिमोप्टिसिस, डिफरेंशियल डायग्नोसिस ऑफ हिमोप्टिसिस। सब लोग ध्यान से देखिएगा, ये भी बहुत ही कॉमन कंप्लेन होती है। अगर कफ विद स्प्यूटम आ रहा है तब तो निमोनिया भी हो सकता है, टीबी भी हो सकता है, ब्रोंकिटिस भी हो सकता है, ठीक है, लंग एब्सेस तक हो सकता है। लेकिन यहाँ पे बात हो रही है कि ब्लड आ रहा हो किसी के स्प्यूटम में। तो यहाँ पे अगर डिफरेंशियल डायग्नोसिस की बात किया जाए तो इंडिया में जो सबसे कॉमन है वो टीबी है। तो यहाँ लिख सकते हैं पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस, पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस। दूसरी चीज है ब्रोंकिएक्टेसिस, हम लोगों ने इसके पहले पढ़ा हुआ था इसको, ब्रोंकिएक्टेसिस। तीसरी चीज क्या हो सकती है, यहाँ पे लंग ट्रॉमा, मान लीजिए किसी का एक्सीडेंट हो गया है तो भी ब्लड वेसल्स रप्चर हो जाएंगी। लंग ट्रॉमा या चेस्ट ट्रॉमा के तौर पे आप लोग इसको समझ सकते हैं, चेस्ट ट्रॉमा। चौथा मेन हो सकता है लंग कैंसर, स्मॉल सेल कैंसर ऑफ लंग।
लंग कैंसर। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। और भी छोटी मोटी डिजीज हो सकती हैं, लेकिन ये चारों इंपॉर्टेंट है, मतलब सबसे पहले आप इन चारों चीजों को सोचोगे। एक बार फिर से देख लेते हैं अभी तक हम लोगों ने पल्मोनरी सिस्टम में क्या क्या देखा है। क्लिनिकल फीचर की बात किया गया है तो कफ सबसे ज्यादा परसिस्टेंट सिम्टम होगा। ये कफ ड्राई नहीं होगा, ज्यादातर ये स्प्यूटम आएगा, और वो स्प्यूटम किस टाइप का होगा? स्प्यूटम म्यूकोइड हो सकता है, पुरुलेंट हो सकता है, मतलब पस लाइक हो सकता है, या ब्लड स्टेन्ड हो सकता है, या फ्रैंकली ब्लड उसमें दिख सकता है। ठीक है, ब्लड के साथ कफ जितने अमाउंट में ब्लड भी आ सकता है, मतलब फ्रैंक हिमोप्टिसिस हो सकती है। इसका रीजन ये है कि कभी कभी ट्यूबरकुलोसिस की वजह से कैविटेटरी लीजन्स बनते हैं, मतलब कैविटी बन जाते हैं। कैविटी का मतलब ही अगर कोई कैविटी बना हुआ है, खाली एरिया है, इसका मतलब वहां पे कुछ न कुछ ज्यादा ही टिश्यू डिस्ट्रक्शन हुआ होगा। अगर यहाँ पे टिश्यू डिस्ट्रॉय हुआ है, चलिए ठीक है, थोड़े बहुत एक्सुडेट्स होंगे, पस कफ आउट करेगा। लेकिन अगर ब्लड वेसल भी वीक हो गई है या इंजर हो गई है, तो आपको हिमोप्टिसिस भी मिल सकती है, क्योंकि इस ब्लीड को आप कफ आउट कर सकते हो। यहाँ पे हम लोगों ने बात किया एन्यूरिज्म की। ठीक है, इस एन्यूरिज्म को हम लोग रेस्म्यूसेंस एन्यूरिज्म कहते हैं। लिख लीजिए यहाँ पे, नोन एज रेस्म्यूसेंस। रेस्म्यूसेंस एन्यूरिज्म, ठीक है। यही ब्लीड कराने के लिए या हिमोप्टिसिस कराने के लिए या ब्लड स्टेन स्प्यूटम कराने के लिए यही रेस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, तो इतनी चीजें हम लोगों ने अभी हिमोप्टिसिस के बारे में देख लिया। हिमोप्टिसिस के कुछ और डिजीज हो सकती हैं पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस के अलावा, जैसे ब्रोंकिएक्टेसिस हो सकता है, चेस्ट ट्रॉमा की वजह से हो सकता है, किसी को ब्लीडिंग डिसऑर्डर हो उससे भी हो सकता है, वो रेयर में आएगा। इसके अलावा लंग कैंसर को भी आप डीडी में रखोगे। ऐसे पेशेंट को जब एग्जामिन करोगे, अच्छा हाँ, पेन इन चेस्ट भी हो सकता है। लिख लीजिए नेक्स्ट, फोर्थ, चेस्ट पेन। फोर्थ है या थर्ड है? थर्ड है, चेस्ट पेन। चेस्ट पेन अगर मान लीजिए प्लूरल इन्वॉल्वमेंट हो गया, जो आपका प्लूरा है वो ज्यादा पेनफुल होता है। ठीक है, तो अगर प्लूरल इन्वॉल्वमेंट हो जाता है तो हम लोग कहते हैं प्लूराइटिस है या प्लूरिसी है, या आगे चल के प्लूरल इफ्यूजन हो सकता है ना। तो पेन इन चेस्ट ड्यू टू इन्वॉल्वमेंट ऑफ प्लूरल मेम्ब्रेन, ड्यू टू मेनली इन्वॉल्वमेंट ऑफ प्लूरल मेम्ब्रेन। तो हम लोगों ने बात भी किया था, अगर प्लूरल मेम्ब्रेन का इन्फ्लेमेशन हो तो प्लूराइटिस या प्लूरिसी बोलेंगे, है ना, इन्वॉल्वमेंट ऑफ प्लूरल मेम्ब्रेन। इसके अलावा कभी कभी कफ इतना ज्यादा सीवियर होता है कि कफ की वजह से रिब्स के फ्रैक्चर हो जाते हैं। लिख लीजिए फोर्थ, कफ फ्रैक्चर ड्यू टू सीवियर एंड परसिस्टेंट कफ, परसिस्टेंट कफिंग। इतनी सारी चीजें हो गई। इसके अलावा क्योंकि आप देख पा रहे हो जो भी प्रॉब्लम्स हो रही हैं, कहीं ब्रोंकस या ब्रोंकियल के लेवल पे हो रही हैं, और कहीं आपकी एल्विलाई के लेवल पे हो रही हैं, तो यहाँ पे कुछ न कुछ एडेड साउंड आपको मिल सकते हैं। एडेड साउंड की बात की गई तो जब आप एग्जामिन करोगे, स्ट्रेस लगाओगे ऐसे पेशेंट पे, तो व्हीजिंग मिल सकता है या क्रेप्ट मिल सकते हैं। लिख लीजिए, ऑन ऑस्कल्टेशन we may encounter wheezing, wheezing वगैरह भी हम लोग पढ़ चुके हैं, मतलब कंटिन्यूअस साउंड्स आएंगे, या क्रेप्ट्स। अब देख लीजिए, व्हीजिंग और क्रेप्ट की बात हो गई। इसके अलावा कभी कभी कैविटी बन जाती है। कैविटी बन जाएगा तो उस कैविटी की वजह से ब्रोंकियल साउंड हमें सुनाई देगी। हम लोगों ने बात की थी कि दो टाइप के रेस्पिरेटरी साउंड्स होते हैं, ब्रोंकियल और वेसिकुलर। तो अगर कहीं कैविटी बन गई है या कहीं एयर फ्लूइड लेवल आ गया है, तो वहां पे एक्सपीरेशन प्रोलॉन्ग हो जाता है और उसका कुछ कैरेक्टरिस्टिक साउंड आपको सुनने को मिलता है, तो आप कहते हो ब्रोंकियल साउंड है। तो लिख लीजिए, and bronchial sound
if there are cavitatory lesions, cavitatory lesions। और देख लीजिए, जैसे आप देख रहे हो लंग को अगर इन्वॉल्व करोगे तो किसी ना किसी एल्विलाई या पार्ट को आप वर्क नहीं करने दे रहे हो लंग के, तो इसका मतलब अब ब्रेथलेसनेस भी हो सकती है या डिस्निया हो सकती है। हम लोगों ने आगे भी देखा था प्लूरल इफ्यूजन होगा तो भी डिस्निया हो सकता है, जिसको हम लोग ट्रेपोपनिया कहते। लेकिन अगर लंग का पेरेन्काइमा ही आपका इनएफिशिएंट हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा ट्यूबरक्लोसिस की वजह से, ब्रोंकस डायलेट हो जाएंगे, ब्रोंकेक्टेसिस हो जाएगा, इन सब चीजों की वजह से आपको ब्रेथलेसनेस भी मिल सकती है। तो ये एडवांस स्टेज में मिलेगी। ठीक है, लिख लीजिए 6, breathlessness is feature of advanced disease, breathlessness is feature of advanced disease or extensive disease, advanced and extensive disease। एक बार फिर से जितने हम लोगों ने साइन सिम्टम्स आपके लंग टीबी से रिलेटेड देखे हैं उसको देख लेते हैं। सबसे पहले ग्रॉसली हम लोगों ने बात की, कफ था जो कि स्प्यूटम के साथ था, और स्प्यूटम कितने टाइप के थे ये भी हम लोगों ने देख लिया है। स्प्यूटम के साथ अगर ब्लड आ गया तो हम लोग कह दिए हिमोप्टिसिस हो रही है। यहाँ पे आपका जो ब्लड वेसल था उसका भी डिस्ट्रक्शन हो गया, वो वीकेन हो गई, इसकी वजह से उसमें थोड़ा सा डायलिटेशन हुआ, आगे चल के और डायलिटेशन होगा तो रप्चर हो जाएगी, इसी को आप कहते हो रेसम्यूसेंस एन्यूरिज्म, और ये रेस्पॉन्सिबल है हिमोप्टिसिस के लिए। डीडी की बात किया जाए हिमोप्टिसिस में पल्मोनरी टीबी, ब्रोंकिटिस, लंग ट्रॉमा और लंग कैंसर। इसके अलावा चेस्ट पेन हो सकता है, इसके अलावा कफ की वजह से फ्रैक्चर हो सकते हैं रिब्स के। ऑन ऑस्कल्टेशन आपको एडेड साउंड भी मिलेंगे, और जो नॉर्मल वेसिकुलर ब्रीदिंग साउंड से वो ब्रोंकियल हो जाएंगे। हम लोगों ने बात किया था इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन होते हैं। नॉर्मली इंस्पिरेशन बड़ा होता है और एक्सपिरेशन छोटा होता है, कोई बीच में गैप नहीं होता है, तो इसको हम लोग कहते थे वेसिकुलर साउंड है, हम लोग पढ़ चुके हैं। इसके अलावा ब्रोंकियल साउंड में आपका एक्सपिरेटरी फेज बड़ा हो सकता है, और जो गैप था वो कोई गैप जो नहीं होता था इंस्पिरेशन एक्सप्रेशन के बीच में वो खत्म हो सकता है। ठीक है, क्रेप्ट आपके डिसकंटिन्यूअस एडेड साउंड होते हैं। वीज या रोंकाई अगर म्यूजिकल है तो आप उसको रोंकाई कह देते हो, ये आपके कंटिन्यूअस साउंड्स होते हैं। तो अगर जनरल बात किया जाए तो इतना काफी है। अब हम लोग देख लेते हैं कि किस किस तरह से जो टीबी बैक्टीरिया है वो लंग को डैमेज कर सकता है, या लंग इन्वॉल्वमेंट किस टाइप से हो सकता है पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस में। आगे लिख लेते हैं टाइप्स ऑफ लंग ट्यूबरक्लोसिस। जहां तक पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस की बात है तो सिंपली यहाँ पे सबसे पहले आप लोगों ने देखा था एक प्राइमरी कॉम्प्लेक्स या घूंस फोकस या घूंस कॉम्प्लेक्स बना हुआ था, तो सबसे पहले हम लोग उसी को बना लेते हैं। चलिए ये आपका एक लंग हो गया और ये दूसरा लंग हो गया। अब हम लोग ढेर सारे एक्सरेज भी देखेंगे यहाँ पे, ताकि सबके कॉन्सेप्ट थोड़ा सा टीबी की डायग्नोसिस की तरफ जाए। देखिए यहाँ पे हमने कहा था ये हाइलम वाला स्ट्रक्चर है, यहाँ पे कुछ लिम्फ नोड्स आपके बड़े हो जाएंगे अगर किसी को टीबी है, खासकर राइट साइड के बड़े होंगे क्योंकि राइट साइड में टीबी ज्यादा कॉमन है। इसके अलावा हम लोगों ने देखा था यहाँ कहीं पेरिफेरी पे प्राइमरी फोकस बनेगा, एक रफ सा प्राइमरी फोकस बना लेते हैं। कुछ लिम्फेटिक्स होंगी जो इस बैक्टीरिया को लिम्फ नोड्स तक ले जाएंगी और बिल्कुल इस बैक्टीरिया को खत्म करने की कोशिश करेंगी। तो इतना स्ट्रक्चर जो होता है आपने कह दिया था पिछले टर्न पे कि ये आपका प्राइमरी फोकस या घोंस फोकस है, प्राइमरी फोकस और घोंस फोकस। आपने बात किया था कि ये आपका फुली हील कर सकता है, ये आपका कैल्सिफाई हो जाए, कैल्सिफाई इतना तो ठीक है, मतलब ये सही है। इसके अलावा लेकिन अगर ये डोरमेंट फेज में पड़ा रहा,
तो आगे चल के पोस्ट प्राइमरी पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस कर सकता है, आगे चल के पोस्ट प्राइमरी पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस कर सकता है। एक कंडीशन और हम लोगों ने देखा था जिसको हम लोगों ने कह दिया था ये डायरेक्ट प्रोग्रेस कर गया प्रोग्रेसिव पल्मोनरी डिसीज में, उसकी बात अभी नहीं कर रहे हैं। तो अब ये देखने वाली बात है कि जो प्राइमरी कॉम्प्लेक्स बना है पूरी बॉडी में भी जा सकता है, बात सही है, लेकिन लंग में वो किस टाइप से क्या क्या डैमेज कर सकता है उसको देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग फिर एक डायग्राम बनाते हैं, एक ही लंग की बात करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग केवल प्राइमरी कॉम्प्लेक्स की बात करते हैं या प्राइमरी फोकस या गोन्स फोकस की बात कर लेते हैं। गोन्स फोकस की बात किया जाए तो आपको पता है कि ये सब प्लूरल होता है, मतलब एक प्लूरल मेम्ब्रेन आपकी लंग के बिल्कुल पास होती है और एक थोड़ी सी और दूर होती है। समझने के लिए इस टाइप से बनाया जा रहा है। इसको आप लोग कह देते हो विसरल प्लूरा और इसको आप लोग कह देते हो पेराइटल प्लूरा, पेराइटल प्लूरा। तो अब देखिए ये तो आपके बाहर की स्ट्रक्चर हो गए, अंदर आपके कुछ ब्रोंकस वगैरह होते हैं, इस टाइप से। तो ये आपका जो प्राइमरी कॉम्प्लेक्स या प्राइमरी फोकस बना हुआ है ये किस किस तरफ भी रप्चर कर सकता है, मतलब ये इधर भी रप्चर कर सकता है, ये इधर भी रप्चर कर सकता है। तो यहाँ से आप समझ सकते हो कि इसके जो मैनिफेस्टेशंस होंगे लंग के बाहर भी हो सकते हैं, मतलब जो लंग के बाहर की कवरिंग से वहां पे जा सकता है, या लंग के अंदर ऐसा भी हो सकता है कि ये ब्लड में पहुंचा और ब्लड से पूरे लंग में पहुंच जाए। ये यहाँ पे आपको पता था ऊपर वाले लोब में ऑक्सीजन सेचुरेशन बेटर होता है, ये ऊपर चला जाएगा डायरेक्ट स्प्रेड से भी और ब्लड में होगा तो भी वहां पहुंच सकता है। तो यहाँ पे अगर बात किया जाए जो गूंस फोकस है इसकी वजह से बैक्टीरिया किसी भी तरफ मूव कर सकता है, जहां पे मूव करेगा उससे रिलेटेड आपको उसी टाइप से आपको जिस ऑर्गन को या जिस स्ट्रक्चर को इन्वेड करेगा उसी से रिलेटेड आपको सिम्टम मिलेगा। यहाँ पे अब हम लोग देख लेते हैं कि क्या क्या और हो सकता है। देख लीजिए यहाँ पे एक डायग्राम बनाया जाए सबसे पहले, इसको अब रेड से बनाते हैं। यहाँ पे प्राइमरी फोकस कर देते हैं, ठीक है, और यहाँ पे लिख देते हैं प्राइमरी कॉम्प्लेक्स या फोकस। अब देखिए इसको हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं कि इसको घुमा देते हैं एपेक्स की लोब की तरफ। एपेक्स की लोब की तरफ करेंगे तो आपका कुछ इस टाइप से बन जाएगा, जो सबसे ज्यादा कॉमन होता है डायरेक्ट स्प्रेड से भी या ब्लड से भी। इसको हम लोग कहते हैं एपिकल ट्यूबरक्लोसिस। ये मोस्ट कॉमन होता है क्योंकि हम लोगों ने पहले देख लिया है ऑक्सीजन या वेंटिलेशन परफ्यूजन रेशियो सबसे ज्यादा एपेक्स पे होता है और टीबी एरोबिक बैक्टीरिया है। लिख लेते हैं बिकॉज ऑक्सीजन इज हाईएस्ट एट एपेक्स, और जो टीबी बैक्टीरिया है ये एरोबिक होता है, मतलब इसको ऑक्सीजन चाहिए होता है, एरोबिक। तो एक ये हो गया। इसी को हम लोगों ने कहा था छोटा रहेगा तो पूल्स लीजन बोलेंगे। यहाँ पे चलिए एक फोकस बना लीजिए जिसको आप कह लीजिए साइमन फोकस, रिवाइज भी हो जाएगा आप लोगों का। और इसको आपने कह दिया पूल्स लीजन। ठीक है, कुछ डैमेज हुआ जिसको आप लीजन कह रहे हो, ठीक है, पूल्स लीजन। इसके अलावा अगर ये आपका प्राइमरी कॉम्प्लेक्स इसकी तरफ चला गया, क्या कहते हैं, प्लूरल मेम्ब्रेन की तरफ, मान लीजिए ये इधर को रप्चर कर गया, तो यहाँ पे देखो आप देख सकते हो एक कनेक्शन बन सकता है प्लूरा और लंग पेरेन्काइमा के बीच में। तो यहाँ पे एक्सुडेशन अगर ज्यादा होगा तो आपको फ्लूइड ज्यादा मिल सकता है, इन्फ्लेमेशन वगैरह हो सकता है, एक ब्रोंको प्लूरल फिस्टुला बन गया हो, है ना, जिसकी वजह से एयर आपकी लंग की जो है वो प्लूरल स्पेस में चला जाए।
तो हो सकता है यहाँ पे प्लूरल इफ्यूजन हो जो कि ट्यूबरकुलर ऑरिजिन का है, या हो सकता है यहाँ पे आपका न्यूमोथोरेक्स हो, या हो सकता है दोनों चीजें इकट्ठा हो जाएं, तो आप कहोगे हाइड्रोन्यूमोथोरेक्स है, लिख लेते हैं। ये रप्चर किधर कर सकता है आपका, प्लूरल मेम्ब्रेन की तरफ। सेकेंड कंडीशन देख लेते हैं, एक ही लंग बनाते हैं, यहाँ पे लंग को थोड़ा सा हम डिफ्लेट कर दिए हैं, और यहाँ पे ये आपकी प्लूरल स्पेस है, तो यहाँ पे आपको वाटर भी मिल सकता है, मतलब फ्लूइड मिल सकता है। एक वाटर एयर फ्लूइड लाइन बना देते हैं, ऊपर आपकी एयर रहेगी, तो हो सकता है पूरी एयर हो सकता है पूरे में वाटर हो। पूरे में एयर होगा तो आप कहोगे कि ये आपका प्लूरल इफ्यूजन है, सॉरी न्यूमोथोरेक्स है। पूरे में वाटर या फ्लूइड लाइक की स्ट्रक्चर होगा तो हम लोग पढ़ चुके हैं प्लूरल इफ्यूजन है, या पस लाइक होगा तो एम्पाइमा है। आधे में वाटर है आधे में एयर है तो हम लोग कहेंगे हाइड्रोन्यूमोथोरेक्स है। तो यहाँ पे हाइड्रोन्यूमोथोरेक्स का डायग्राम बना ले रहे हैं, बाकी हम लोग एक्चुअल एक्सरे में देख लेंगे। ये एयर फ्लूइड लेवल है, ठीक है, मतलब हाइड्रोन्यूमोथोरेक्स है, हाइड्रोन्यूमोथोरेक्स। इसके अलावा दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है, यहाँ पे न्यूमोथोरेक्स हो जाए। न्यूमोथोरेक्स मतलब केवल एयर वहां पे इकट्ठा हो जाए प्लूरल स्पेस में, ऐसा भी हो सकता है। यहाँ पे एक ये भी बना लेते हैं कि ये इस तरफ रप्चर कर गया था। तीसरी कंडीशन क्या हो सकती है आपकी, प्लूरल इफ्यूजन हो सकता है, प्लूरल इफ्यूजन। इन सब के एक्सरे अभी हम लोग देख लेंगे, ठीक है। इसके अलावा क्या हो सकता है कि ये आपका जो प्राइमरी फोकस था ये ब्रोंकस की तरफ ओपन हो जाए। तो पहली चीज हम लोगों ने पढ़ लिया था कि ब्रोंकस का हो सकता है परमानेंट डैमेज या डायलिटेशन हो जाए, तो ब्रोंकिएक्टेसिस हो सकता है, ब्रोंकिक या ब्रोंकिएक्टेसिस सिक्का हो सकता है, या ड्राई ब्रोंकिएक्टेसिस हो सकता है। इसके अलावा हम लोगों ने देखा है कि जहां पे जाएगा वहां कैविटी बना सकता है। कैविटी के अलावा वहां ढेर सारे सिक्रीशंस आ सकते हैं, तो हम लोग कह सकते हैं कंसोलिडेशन हो सकता है, कैविटेटरी लीजन्स हो सकते हैं, या ब्रोंकियल वॉल का डैमेज हो जाएगा, सिंपली ब्रोंकिएक्टेसिस हो सकता है। इस चीज को भी हम लोग अभी आगे देख लेते हैं। एक और डायग्राम बनाते हैं यहाँ पे। यहाँ पे हम देख लेते हैं कि आपका जो लंग है, यहाँ पे जो प्राइमरी कॉम्प्लेक्स था ये कहाँ पे रप्चर हो गया, आपके ब्रोंकस में। तो ब्रोंकस का डायलिटेशन हो सकता है, ठीक है, या यहाँ पे कंसोलिडेशन भी हो सकता है, यहाँ पे जमा हो जाए पस ढेर सारा और लंग डैमेज धीरे धीरे होता रहे। कंसोलिडेशन हो सकता है, या ब्रोंकिएक्टेसिस जो इसके पहले हम लोग पढ़े थे वो हो सकता है। यहाँ पे इस कंडीशन के नीचे लिख लेते हैं एंडोब्रोंकियल टीबी, एंडोब्रोंकियल ट्यूबरकुलोसिस। अगर ब्रोंकस को इन्वॉल्व कर लिया तो हम लोग कहते हैं एंडोब्रोंकियल टीबी, जिसकी वजह से हम लोगों ने इसके पहले देखा भी था। ब्रोंकिएक्टेसिस हो सकता है जिसको हम लोग ब्रोंकिएक्टेसिस सिक्का कहते थे, तो सबसे पहली चीज लिख लेते हैं ब्रोंकिएक्टेसिस सिक्का, या ड्राई ब्रोंकिएक्टेसिस हम लोगों ने पिछले टर्म पे पढ़ा था। दूसरा यहाँ पे कैविटी बन सकती है। तीसरा यहाँ पे कंसोलिडेशन हो सकता है, मतलब ढेर सारा एक्सुडेट जमा होके आपका सॉलिडिफाई हो जाए, कंसोलिडेशन। यहाँ एक्सुडेट्स लिख लीजिए, एक्सुडेट सॉलिडिफाई। तो इतनी चीजें हो गई। इसके अलावा आप लोग देख रहे होंगे कि कभी कभी ऐसा होता है कि पूरे लंग में छोटी छोटी शैडोज आपको दिखने लगे। आप लोगों ने कहा था कि उसको हम लोग कहते हैं माइक्रोनोड्यूलर, सॉरी, उसको हम लोग कहते हैं मिलियरी ट्यूबरक्लोसिस। एक ही लंग में नहीं, यहाँ दोनों लंग बनाना पड़ेगा आपके लिए, कि इस पेशेंट के में इतना डिसेमिनेट हो गया दोनों लंग में कि छोटे छोटे हमें धीरे छोटे छोटे ट्यूबरकल्स या ढेर सारे फोकस दिखने लगे। हम लोग इसी को कहते हैं मिलियरी टीबी, नोन एज मिलियरी ट्यूबरकुलोसिस, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि इतने टाइप से जो आपका टीबी है वो लंग में हो सकता है मेनली।
अभी इनको कुछ एक्सरेज के फॉर्म में देख के हम लोग और क्लियर कर लेंगे। सबसे पहले मैंने कहा कि जो ये प्राइमरी फोकस है, ये चाहे ब्लड में पहुंचा उसकी वजह से अपेक्स पे पहुंच गया, या डायरेक्ट स्प्रेड हुआ ब्रोंकस टू ब्रोंकस और एपेक्स पे पहुंचा। एपेक्स पे ज्यादा ऑक्सीजन मिली, ज्यादा वहां पे इसने अपना मल्टीप्लाई किया और ज्यादा अमाउंट में हुआ और क्लिनिकली टीबी करा दिया। तो आप इसी को कहते हो एपिकल लोब टीबी। ये सबसे ज्यादा कॉमन होता है, इसलिए बताया गया है। हो कहीं पे भी सकता है, बैक्टीरिया को हर जगह लंग में ऑक्सीजन मिल सकती है। इसके अलावा हमने कहा कि जो प्राइमरी फोकस है, ये आपका रप्चर हो जाए प्लूरा की तरफ, तो हो सकता है एक ब्रोंको प्लूरल फिस्टुला बन जाए। तो जब आप सांस लेते हो तो नॉर्मली प्लूरल स्पेस में एयर नहीं जाती है, यहाँ पे प्लूरल स्पेस में एयर जा सकती है, तो न्यूमोथोरेक्स हो जाएगा। क्योंकि इन्फ्लेमेटरी चीज है, यहाँ पे कुछ इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन होगा, इफ्यूजन बढ़ सकता है, कैपिलरी परमेबिलिटी बढ़ सकती है, तो आपका प्लूरल इफ्यूजन हो सकता है। दोनों चीज को एग्जिस्ट कर सकती हैं, तो आपको हाइड्रोन्यूमोथोरेक्स मिलेगा, जिसमें आपको एक एयर फ्लूइड लेवल भी मिल जाएगा। इसके अलावा मैंने कहा ये चीज रप्चर कर गई आपके ब्रोंकस में, ब्रोंकस में रप्चर हो जाएगी तो हम लोग कहते हैं एंडोब्रोंकियल ट्यूबरकुलोसिस है। एंडोब्रोंकियल ट्यूबरकुलोसिस में हम लोगों ने ब्रोंकिएक्टेसिस सिक्का की बात कर ली थी, जो कि अपर लोब पे देखते थे, जिसमें कफ होता था विदाउट एक्सपेक्टोरेशन विद हिमोप्टिसिस। कैविटी फॉर्म बन सकता है, कंसोलिडेशन मिल सकता है आपको। इसके अलावा दोनों बायलेटरल लंग्स में डिस्ट्रीब्यूट होके और सारे लोब्स को इन्वॉल्व कर लेगा, आप कहते हो मिलियरी टीबी है। इसके लिए 2-4 लाइन लिख लीजिए, फिर उसके बाद कुछ एक्सरेज देख लेते हैं। प्राइमरी फोकस में रप्चर इनसाइड द लंग और टुवर्ड्स प्लूरल कैविटी। देखिए, अगर ये टुवर्ड्स प्लूरल कैविटी हुआ, टुवर्ड्स प्लूरल कैविटी, तो आपके वही सारी चीजें जो हम लोगों ने पढ़ा था, है ना, प्लूराइटिस या प्लूरिसी करा सकता है, प्लूराइटिस या प्लूरिसी, जिसकी वजह से चेस्ट पेन हो रहा था, चेस्ट पेन। इसके अलावा और क्या हो सकता है आपका, हाइड्रो न्यूमोथोरेक्स हो सकता है। इसी को अलग अलग कर दीजिए, ये आपका न्यूमोथोरेक्स भी हो सकता है, या आपका प्लूरल इफ्यूजन भी हो सकता है। तो इतनी सारी चीजें आपके प्लूरल स्पेस की तरफ हो गया। दूसरा हम लोग लिख लेते हैं टुवर्ड्स, टुवर्ड्स लंग पेरेन्काइमा। तो टुवर्ड्स लंग पेरेन्काइमा होगा तो यहाँ पे लंग ट्यूबरकुलोसिस जो होगी वो मेनली एपिकल लोब ट्यूबरकुलोसिस होगा, एपिकल लोब ट्यूबरकुलोसिस एपेक्स पे ज्यादा होगा, या एनीवेयर इन लंग, एनीवेयर इन लंग्स। इसके अलावा अगर पूरे लंग में डिवाइड हो गया तो आप कहते हो मिलियरी टीबी है, मिलियरी ट्यूबरकुलोसिस। लास्ट देख लीजिए, इनटू ब्रोंकस, इनटू ब्रोंकस। अगर ब्रोंकस के अंदर रप्चर हो गया तो आपको, आप इसको कहते हो नोन एज एंडोब्रोंकियल टीबी, क्योंकि ब्रोंकस में है, रेस्पिरेटरी ट्री बार बार इरिटेट होगा, ऐसे पेशेंट को कफ बहुत ज्यादा सीवियर होता है, एंडोब्रोंकियल ट्यूबरकुलोसिस। इसके 3 फॉर्म में आप लिख सकते हैं, एक तो ब्रोंकिएक्टेसिस, ब्रोंकिएक्टेसिस जिसको हम लोग कहते हैं ब्रोंकिएक्टेसिस सिक्का या ड्राई ब्रोंकिएक्टेसिस। दूसरा कैविटेटरी लीजन्स, इसमें भी आप समझ पा रहे होगे हिमोप्टिसिस बहुत ज्यादा होगी, वेरी लाइटली हिमोप्टिसिस। इसके अलावा कंसोलिडेशन हो सकता है, जो एक्सुडेट्स होंगे वो सॉलिडिफाई हो जाएंगे। अब हम आपको कुछ एक्सरेज दिखा देते हैं, जिससे ये सारे कॉन्सेप्ट्स आपको और बेटर समझ आ जाएंगे। काफी सारे एक्सरे हैं, सबको अच्छे से फोकस करके समझने की कोशिश करना, ठीक है। पहले एक्सरे पे आइए, कितना सिंपल सा एक्सरे है, देख के ही लग रहा है कि लंग के साथ कुछ गड़बड़ है। आप देखिए, इस तरफ फोकस कीजिए,
यहाँ पे आप देख पा रहे हो बीच में ब्लैक है, मतलब ये एयर है, किनारे किनारे आपको व्हाइट है, ये एक कैविटी है, और जिसके बीच में एयर है, ठीक है, कैविटी है। यहाँ पे कैविटेटरी लीजन हो रखा है कि बीच में कैविटी के एयर भरा हुआ है और ये कैविटी की वॉल्स हैं, ठीक है, या उसके अंदर कुछ सिक्रीशन भी हो सकता है, तो वो व्हाइट है। इसका और देखो ये एपेक्स है, एपिकल लोब की तरफ ज्यादा है, ठीक है। और आइए दूसरे डायग्राम पे चलते हैं। आप लोगों ने कहा था हाइलम नहीं समझ में आ रहा है, तो ये हमने यही बताया था कि इस टाइप से अगर लंग है तो ये वाला एरिया आपका हाइलम होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि डिसेमिनेटेड टीबी है, दोनों लंग का इन्वॉल्वमेंट है हर जगह पे, और दोनों तरफ के जो हाइलर शैडोज हैं वो काफी ज्यादा प्रोमिनेंट है, इतना प्रोमिनेंट हाइलम नहीं होता है, ठीक है। और आइए दिखाते हैं, ये आपका मिलियरी टीबी है। आप देख पा रहे होगे इस डायग्राम में छोटे 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 डॉट्स आपको पूरे लंग में दिख रहे हैं, माइक्रो नोड्यूल्स हम लोग बोलते हैं इसको, और मैग्नीफाई करेंगे तो छोटे छोटे नोड्यूल्स पूरे लंग में मिलेंगे। ये आपका मिलियरी टीबी है, मिलियरी ट्यूबरक्लोसिस, मतलब दोनों लंग में डिसेमिनेट हो चुकी है टीबी और पेरेन्काइमा ग्रॉसली इन्वॉल्व है। यहाँ पे ब्रेथलेसनेस मिलने के चांसेस बहुत ज्यादा है, ठीक है, क्योंकि हार्डली कोई पार्ट लंग का बचा हुआ है जो अफेक्टेड नहीं है, ठीक है। तो अगर किसी के एक्सरे में छोटे 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 पूरे बायलेटरल डॉट्स दिख रहे हो तो दो दो डायग्नोसिस हो सकती है, या तो मिलियरी टीबी हो सकती है, या किसी को मेटास्टैटिक लंग कैंसर है, मतलब कहीं पे कैंसर है वहां से कैंसरस सेल्स लंग्स में आ गई हैं, ठीक है, तो उसकी वजह से भी ऐसी पिक्चर मिल सकती है। इसलिए हिस्ट्री लेना जरूरी है फीवर और कफ का। यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि जो भी प्राइमरी फोकस मान लो यहाँ पे रहा होगा, और ये आपका रप्चर कर गया प्लूरा की तरफ। प्लूरा की तरफ देखो यहाँ पे प्लूरल इफ्यूजन हो रखा है, ये फ्लूइड है, लंग के अंदर फ्लूइड नहीं है, प्लूरल स्पेस के अंदर फ्लूइड है, और लंग के चारों तरफ प्लूरल मेम्ब्रेन होती, तो आपको यहाँ पे लंग की साइडों के बजाय फ्लूइड दिख रहा है, अंदर का जो लंग होगा वो कॉलेप्स हो चुका होगा। ये आपका प्लूरल इफ्यूजन हो गया है लेफ्ट साइड का, ठीक है। और इसके अलावा और देख लेते हैं हम लोग एक्सरेस, एक दो और भी होंगे। यहाँ पे आप देख पा रहे हो, जैसे कुछ लोगों ने कहा था कि पल्मोनरी एडिमा और प्लूरल इफ्यूजन में कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे। बेटा प्लूरल इफ्यूजन में आप देख पा रहे हो लंग के बाहर फ्लूइड है, ठीक है, लंग के बाहर फ्लूइड है, ये प्लूरल स्पेस के अंदर फ्लूइड आपको दिख रही है। लेकिन अगर लंग के अंदर फ्लूइड हो जाए तो इसको आप पल्मोनरी एडिमा कहते हो। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो फ्लूइड हमेशा व्हाइट दिखता है, ढेर सारी लाइंस आपको व्हाइट व्हाइट दिख रही हैं, तो इसको आप लोग कहते हो पल्मोनरी एडिमा, मतलब लंग पेरेन्काइमा के अंदर आपके वाटर या फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर है। जहां पे भी फ्लूइड होगा वहां पे आप देख पा रहे हो ज्यादा आपके ये मार्किंग्स और ज्यादा प्रोमिनेंट है, जो व्हाइट व्हाइट है। अगर यही बेस पे होती हैं तो हम लोग बी फॉर बेस, करली बी लाइन कहते हैं। एपेक्स के साइड होती हैं तो हम लोग करली ए लाइंस कहते हैं ज्यादातर, और सेंटर से निकलती हैं तो हम लोग करली सी लाइंस कहते हैं। इसको हम लोगों ने सीएचएफ में अच्छे से पढ़ा हुआ था। तो अगर पल्मोनरी एडिमा है तो हमें करली लाइंस मिलती हैं। टीबी की वजह से भी एक्सुडेशन हो सकता है, फ्लूइड इकट्ठा हो सकता है, बिल्कुल करली ए बी सी तीनों लाइंस मिल सकती हैं। अदरवाइज मेनली सीएचएफ में मिलती हैं, वो हम लोगों ने हार्ट फेलियर देख लिया था। इस डायग्राम में आपको प्राइमरी कॉम्प्लेक्स बिल्कुल अच्छे से नजर आ रहा है और हील भी नहीं किया है। देखिए ये आपका प्राइमरी फोकस है, मतलब ये घोन्स फोकस है, घोन्स फोकस, ये आपके लिम्फेटिक्स है, लिम्फ वेसल है, ये भी डायलेट हो चुकी है, और ये आपके हाइलर लिम्फ नोड्स हैं, हाइलर लिम्फ नोड्स। इन्हीं को तीनों को मिला के आप लोग कह देते हैं घोन्स कॉम्प्लेक्स या प्राइमरी कॉम्प्लेक्स। ये सब हम लोग डिटेल में पढ़ चुके हैं, ठीक है। अभी तक मैंने दिखाया था कि जो भी आपका गोन्स फोकस था वो कैल्सिफाइड दिखाया था, यहाँ पे भी कैल्सिफाइड नहीं हुआ है। इम्यूनिटी ठीक होगी तो कैल्सिफाई होगा, नहीं तो आपको फेट पता है क्या क्या हो सकता है। इसके अलावा आप देख पा रहे हो यहाँ पे भी एक डायग्राम है, यहाँ पे अपर लोब आपका इन्वॉल्व है और यहाँ पे भी आपको एक कैविटी दिख रही है, ठीक है। यहाँ पे भी जब आप ऑस्कल्टेट करोगे तो आपको मिलेगा ब्रोंकियल साउंड, ये आपका हाइलर प्रोमिनेंस है। और देख लेते हैं हम लोग डायग्राम। यहाँ पे भी आप देख पा रहे हैं कि एक कैविटी यहाँ पे भी आपको नजर आ रही है कुछ इस टाइप से, लेकिन इस कैविटी में एक आपको स्ट्रेट लाइन दिख रही है, एयर फ्लूइड लेवल है,
मतलब इस कैविटी में आपको एयर भी भरी हुई है और एक्सुडेशन भी है, मतलब लिक्विड या पस भी है, एयर फ्लूइड लेवल है, ठीक है। यहाँ पे भी एक कैविटी है जिसमें एक स्ट्रेट लाइन आप मार्क कर पा रहे हो, ऊपर ब्लैक है, नीचे थोड़ा सा व्हाइट है, मतलब एयर फ्लूइड दोनों भरा हुआ है इस कैविटी में। और नीचे आइए, अब देखो यहाँ पे आप लोअर लोब में काफी ज्यादा डैमेज देख पा रहे हो। तो ट्यूबरक्लोसिस की वजह से हम लोगों ने बात किया था कि आगे चल के ब्रोंकिएक्टेसिस हो सकता है, और ब्रोंकिएक्टेसिस ज्यादातर लोअर लोब में होगा। तो यहाँ पे कफ और स्प्यूटम हिमोप्टिसिस सब कुछ आएगा। कभी कभी मैंने बताया था अपर लोब टीबी की वजह से ड्राई ब्रोंकिएक्टेसिस होती है, जिसको ब्रोंकिएक्टेसिस सिक्का कहते हैं। यहाँ पे टीबी ने इतना ज्यादा डैमेज किया कि आगे चल के जो ब्रोंकियोल्स या ब्रोंकस थे रिकवर ही नहीं कर पाए, परमानेंट डायलेट रहे। यहाँ पे सिस्ट लाइक स्ट्रक्चर बीच बीच में दिख रहे हैं, आप लोग कहते हो सिस्टिक या सेकुलर ब्रोंकिएक्टेसिस, ठीक है। तो इतना कुछ चीजें हम लोगों ने पढ़ लिया है आज। मेरे ख्याल से काफी सिंपल लेक्चर था और काफी इंफॉर्मेटिव रहा होगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे। आप लोग चैट सेक्शन में